हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर गुड। मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत लोग अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, बट जिसके एग्ज़ाम्स होंगे मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, बट फिर भी तो जो नए बच्चे हैं, मैं सच बताऊँ, मैंने नया बैच शुरू किया है 2022 से लेकर 2023 तक के बच्चों के लिए है ये एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 है, बुक है NCERT कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी का। तो उसका चैप्टर 1 है ये। उसमें अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, मतलब कि मिट्टी का वर्गीकरण। यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, और इस वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट आए हैं तो आप पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। उससे आपको पूरे चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और अगर आप देख चुके हैं तो तब एकदम सही जगह आए हैं आप। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर में आपको हर एक लाइन का हिंदी समझाया जाएगा। मैं एक एक लाइन पढ़ते जाऊंगी, उसका हिंदी बताते जाऊंगी। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको डाउट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसको लेके भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। बस वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए वो सब। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, और सॉइल मतलब होता है मिट्टी, जिसको कि मैं कभी कभी मृदा भी पढ़ती हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मृदा क्या होता है। मिट्टी ही को ही कहते हैं मृदा, ठीक है। बहुत शुद्ध किया जाए तो मृदा होता है, नहीं तो ऐसे हम लोग जनरल मिट्टी कहते हैं। तो अब हम लोग इसको फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। India has varied relief features, landforms, climatic realms, and vegetation types. These have contributed in the development of various type of soils. तो भारत में अनेक प्रकार के उचावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मिट्टियाँ विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्यूवियल सॉइल। आप लोग इससे एकदम परिचित होंगे, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाम बहुत सुना होगा एल्यूवियल सॉइल का। एल्यूवियल सॉइल सुनते ही क्या मन में आता है? सबसे पहले मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है फर्टिलिटी। तो ये इसका एक बेसिक फीचर है और बहुत ही मेन फीचर है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एल्यूवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, ठीक है। और सबसे मेन क्रॉप इसमें आता है पैडी, ओके। और ये रिवर डेल्टाज पे ज़्यादा रहता है, तो वो सब अभी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल्स, इसको कहते हैं जलोढ़, जलोढ़, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा या मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मिट्टी है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. तो यह मिट्टियाँ हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, जिसका के नाम है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। एक संकरी गलियारे के द्वारा ये मिट्टियाँ राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. पूर्वी तटीय मैदान, विशेष करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो यहाँ पे आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा एल्यूवियल सॉइल का, आप लोग देख सकते हैं। एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता जाता है। In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Tuars, Chos and Terai. तो नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऐसी मिट्टियाँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं।
Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. तो कणों के आकार या घटकों के अलावा मिट्टियों की पहचान उनकी आयु से भी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे अभी पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे लगता है लगभग हर एक बेसिक एग्जाम में ये पूछ ही देता है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल बांगर एंड न्यू एल्यूवियल खादर। बांगर और खादर। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टियाँ दो प्रकार की हैं, पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। बांगर soil has higher concentration of कंकर nodules than the खादर। तो बांगर मिट्टी में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। It has more fine particles and is more fertile than the बांगर। और खादर मिट्टी में बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, तो क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल और राइट द मेन फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो उसमें आप लोग को यही सब लिख देना होगा कुछ पॉइंट्स। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops। तो अधिकतर जलोढ़ मिट्टियाँ पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। तो अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation। तो सूखे क्षेत्रों की मिट्टियाँ अधिक क्षारीय होती हैं। इन मिट्टियों का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में हमने पूरा जान लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल, जो कि इससे एक क्वेश्चन तो बहुत ही बार आता है कि ब्लैक सॉइल का मेन क्रॉप क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो वन वर्ड में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए या फिर किसी क्वेश्चन में ही ये छोटा सा क्वेश्चन दे देता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेसिक क्वेश्चन है इसका, आप लोग बहुत लोग को आंसर भी पता होगा। तो इसका आंसर होता है कॉटन। ठीक है, कॉटन होता है मेन क्रॉप ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स। तो इन मिट्टियों का रंग काला है और इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दिस टाइप ऑफ सॉइल्स is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। इस प्रकार की मिट्टियाँ दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक सैलों से बनी हैं। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए आप लोग, ये ब्लैक सॉइल है। फिगर आप लोग की बुक में भी होगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने साथ बुक्स खोल के बैठिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी। और यहाँ पे आप लोग मैप देख सकते हैं। ये मैप में पूरी अच्छी तरीके से दिखा दिया गया है सारा जो क्या कहते हैं मेजर सॉइल टाइप्स हैं उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया गया है इंडिया में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चंस इससे आते हैं, क्वेश्चंस पूछ देता है कभी कभी कि मतलब जैसे कोई इस सॉइल का नेम दे देगा, बोलेगा ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को मैप से ही पता चलता है। तो ज्योग्राफी में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैप्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो ये मिट्टियाँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, and lime. These soils are generally poor in phosphoric contents. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper
एरेशन ऑफ द सॉइल। इसके अलावा ये मिट्टियाँ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। तो एरेशन मतलब वायु मिश्रण। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। तो गीली होने पर ये मिट्टियाँ चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होते ही पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल्स, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। Red soil develops on the crystalline igneous rock in the areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau। तो लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zone of the Western Ghats। लाल और पीली मिट्टी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि क्यों इसका रंग लाल है, तो इसका आंसर यही है। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। It looks yellow when it occurs in a hydrated form। तो इन मिट्टियों का रंग मतलब लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं क्या नाम ले रही हूँ, एक्चुअली ये क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स का हिंदी है। तो मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित और क्रिस्टलाइन मतलब रवेदार आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो उसमें लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। अब है हमारा लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल को अब हम लोग पढ़ लेते हैं। लेटराइट सॉइल का हिंदी होता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। इसमें कोई हिंदी नहीं है, इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल लेटराइट हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, ब्रिक यानी ईंट। The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। This soil is the result of intense leaching due to heavy rain। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी लीचिंग का परिणाम है। तो नीचे आप लोग देख सकते होंगे फोटो, ये है लेटराइट सॉइल, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा आप लोग को, अच्छा दिख रहा है, सूखा सूखा एकदम चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेट। लेटरेटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions। तो लेटराइट मिट्टी अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, ठीक है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो जो ये लोकेशन होता है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लिया कीजिए, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, कोई भी मिट्टी का दे देता है। ऐसे लेटराइट सॉइल का मुझे तो अभी नहीं याद आ रहा है कि कभी आया था, बट आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब जानती हूँ, हर साल का मैंने क्वेश्चन देख के रखा है, ऐसा नहीं है। मैं अपना जितना मैंने देखा है उस हिसाब से बता रही हूँ। तो आ भी सकता है, बुक में दिया हुआ है तो कुछ भी आ सकता है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसमें हर एक पॉइंट मिल जाएगा, उससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो नोट्स आने के बाद मैं ये गारंटी दूंगी, अभी इससे मत लेके बैठिए, क्योंकि अभी मैंने नोट्स डाला नहीं है। Where these soils support deciduous and evergreen forests, it is humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor। तो इसमें ये तो मैंने बता ही दिया सब कुछ कहाँ कहाँ पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति
और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। तो स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। तो ये सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, कुछ आगे एक इसको लेके एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन भी, और उसको कंजर्वेशन मेथड्स भी बताया गया, तो वो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। और बहुत लोग जानते भी होंगे कि सॉइल इरोजन सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soils in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. मिट्टी संरक्षण की उचित तकनीक अपना कर ऐसे मत पढ़िए, अपना कर, ठीक है। जैसे किसी को अपनाना होता है ना, तो वही मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, सॉरी। तो मिट्टी संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। काजू कमेंट सेक्शन में बताइए किसको काजू अच्छे लगते हैं और कौन काजू किस किस तरह से खाता है। बहुत लोगों को सूखा खाना पसंद है, पर मैंने सुना है कि सूखा नहीं खाना चाहिए, उसको दूध में डाल के खाना चाहिए। वो अलग टॉपिक है यार, इस पे बाद में बहस छेड़ा जाएगा। चलिए, एरिड सॉइल्स यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, नाम ही कितना अजीब है, एरिड, है ना, देख के ही लगता है कुछ सूखा सूखा सा। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि ये डेजर्ट वगैरह से रिलेटेड है। तो हम लोग शुरू करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पढ़ना। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, नहीं मज़ा आ रहा होगा तो फिर भी यार देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ पढ़ाने में। आप लोग देखिएगा तभी ना, देखता ही नहीं है कोई। आप लोग देखना शुरू कीजिए, फिर मैं और इंटरेस्ट जगाऊंगी और जैसे जैसे आप लोग जो डिमांड करोगे वो लेते आऊँगी। तो चलिए पढ़ते हैं एरिड सॉइल्स यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर। तो ये मिट्टी आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय मतलब सैलिन। गुड, आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने खुद ही बताया। चलिए मैं खुद को ही गुड कह देती हूँ। In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. तो कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। Due to the dry climate, high temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizons of the soil are occupied by कंकर because of the increasing calcium content downwards. शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मिट्टियों में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation, these soils become cultivable, as has been in the case of western Rajasthan. इसके कारण मिट्टी में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में किया गया है और हो रहा है। फॉरेस्ट सॉइल्स, फॉरेस्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, फॉरेस्ट मतलब होता है वन, जंगल, उसका मिट्टी, तो उसके भी अलग एक क्लासीफाई किया गया है फॉरेस्ट सॉइल में, यानी कि वन की मिट्टी। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो ये मिट्टियाँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grains in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. तो इन मिट्टियों के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मिट्टियाँ दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय की हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मिट्टियों का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिशीलक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं।
The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेष करके नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। तो अब हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इसमें से क्वेश्चंस आते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स हमेशा पूछता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी अपरदन और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण। तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, यानी कि मिट्टी अपरदन क्या है? तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मिट्टी अपरदन कहा जाता है, और यूँ कहें मृदा अपरदन कहा जाता है। The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो मिट्टी के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining etc. while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी और जल मिट्टी अपरदन करते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलेज। बहता जल मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहा जाता है, यानी कि बैडलैंड कहा जाता है। इन द चैनल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। तो कई बार नहीं, चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। ठीक है। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. तो क्वेश्चन आ सकता है कि sheet erosion क्या है? तो कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहते हैं, जैसे कि sheet erosion भी इंग्लिश में कहते हैं। Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to defective methods of farming. Plugging in a wrong way, that is up and down the slope, form channels for the quick flow of water leading to soil erosion. तो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मिट्टी अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मिट्टी का कटाव करता है। अब हम लोग को यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि व्हाट आर द कंजर्वेटिव मेजर्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल डिग्रेडेशन। जो भी Plugging along the contour lines can decelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plugging. तो सबसे पहला यही है कि ढाला वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई यानी कि कंटोर प्लगिंग कहा जाता है। Steps can be cut out on the slopes, making terraces. Terrace cultivation restricts erosion. Western and central Himalayas have well-developed terrace farming. तो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान यानी टीरेसेस। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. तो बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके की कृषि को पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। Planting lines of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter beds. These shelter beds have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक यानी शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। तो ये सबसे विंड इरोजन कम होता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं
कि स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट, यानी कि भारत के पर्यावरण की दशा। ये कुछ 2-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, एक्चुअली 3 ही पॉइंट्स हैं। द विलेज ऑफ सुखोमाजिरी एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झाबुआ हैव शोन दैट इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन। ट्री डेंसिटी इन सुखोमाजिरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% हेक्टेयर इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1992। तो सुखोमाजरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। तो सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। Regeneration of the environment leads to economic well-being as a result of greater resource availability, improved agriculture and animal care, and consequently increased incomes. Average annual household income in Sukhomazri ranged from rupees 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. पर्यावरण की पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1979 से लेकर 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। People's management is essential for ecological restoration, with people being made the decision makers by the Madhya Pradesh government. 2.9 million hectares, or about 1% of India's land area, are being greened across the state through watershed management. पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो यही था भारत के पर्यावरण की दशा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, और चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, हर एक चीज़ समझ आ गया होगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में। और अब जस्ट इसके बाद में NCERT सॉल्यूशंस, हैंड रिटन नोट्स, फिर हैंड रिटन नोट्स से एक एक्सप्लेनेशन जो कि पूरा एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगी, वो आने वाला है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं आप मुझसे पूछ करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।